हाय गाइस। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रपोजल के बारे में, यानी कि सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार और हम लोग समझ लें कि प्रपोजल क्या होता है। सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है प्रपोजल की। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, a willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other. To such act or abstinence he is said to make a proposal। यानी कि कोई भी ऐसी बात वह व्यक्ति करता है जो किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति हो या करने के लिए उसे प्रपोजल दे रहा है, और ऐसा जो है वह कार्य इसलिए कर रहा है कि इस एक्ट और एब्स्टिनेंस यानी कि कार्य या प्रवृत्ति के लिए उसकी सहमति प्राप्त करे, तब यह कहा जाता है कि उसके द्वारा प्रपोजल बनाया जा रहा है, प्रस्ताव किया जा रहा है। इसेंशियल एलिमेंट समझ लेते हैं हम लोग कि क्या इसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी प्रपोजल के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A of the Indian Contract Act, there are following essential elements of proposal. First, one person signifies to another. Second, his willingness to do or abstain from doing anything. Third is with a view to obtaining the assent of that other. अब हम लोग समझते हैं ऑफर और प्रपोजल। द प्रपोजल और ऑफर इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द जनरल ऑफर, सेकेंड इज द स्पेसिफिक ऑफर। तो जनरल ऑफर उसे कहते हैं जब वर्ड एट लॉज यानी कि पब्लिक को किया जाता है, पब्लिक एट लॉज को किया जाता है। स्पेसिफिक ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है। तो ऐसा ऑफर जो किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है उसे स्पेसिफिक ऑफर। ऐसा ऑफर जो व्यक्ति विशेष को न करके पब्लिक एट लॉज यानी कि एक समूह के बीच कर दिया जाता है, तो उसे जो है जनरल ऑफर कहते हैं। जनरल ऑफर को हम लोग पहले समझते हैं। जनरल ऑफर इज मेड टू ऑल पीपल इन जनरल, but the contract is made with a person who comes forward and performs the condition of the proposal, यानी performs the condition of the proposal. As such performance amounts to acceptance। यानी कि जनरल ऑफर वैसा ऑफर होता है जो ऑल पीपल को इन जनरल मेड किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन कंट्रैक्ट उसी व्यक्ति के साथ पूरा होता है जो व्यक्ति आगे आकर उस प्रपोजल के कंडीशन को परफॉर्म करता है, उसे पूरा करता है। एंसन महोदय का हम लोग व्यू समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एंसन, जो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के विद्वान हैं, एंसन जी कहते हैं कि एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एन असर्टेन पर्सन, बट नो कंट्रैक्ट कैन अराइज अंटिल इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई एन असर्टेन पर्सन। यानी कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई ऑफर, कोई प्रपोजल किसी निश्चित व्यक्ति को ही किया जाए। जरूरी यह होता है कि जो एक्सेप्टेंस आ रहा है वह किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ से आना चाहिए। केस लॉ हम लोग समझते हैं जनरल ऑफर के ऊपर। हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। तो आइए समझते हैं कि जनरल ऑफर, जनरल प्रपोजल इसमें कैसे इन्वॉल्व था। हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। तो आइए देखते हैं कि हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ यंग बॉय वॉज लॉस्ट, यानी कि एक बच्चा खो गया था। एंड ऑफर वॉज मेड थ्रू पैम्पलेट, पैम्पलेट के थ्रू ऑफर किया गया था। That who will search out my young boy will get reward, यानी कि जो कोई भी
बच्चे को ढूंढ निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ऐसा ऑफर किया गया। तो चूंकि ऑफर के नेचर से ही पता चल रहा है कि ये लोगों के बीच में किया गया, वर्ल्ड एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के बीच में किया गया है कि जो कोई बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये जनरल ऑफर की कैटेगरी में आता है। One person after seeing this offer that the same child is on a railway platform, एक व्यक्ति ये पैम्पलेट देखता है, उसमें बच्चे का फोटो रहता है कि ये बच्चा जिसको मिल जाएगा और जो इस बच्चे के संबंध में कोई सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसा पैम्पलेट देखता है और जैसे पैम्पलेट देखता है उसको वैसा ही बच्चा, वही बच्चा जो है प्लेटफॉर्म पर टहलता हुआ दिख जाता है। He took the child and hand over to railway police and claimed for reward. तो उसने उस बच्चे को पकड़ा, उसके बाद जो है रेलवे पुलिस को सौंप दिया। फिर रेलवे पुलिस के थ्रू जो है उसके परिजन को सूचना मिली। तो जब जो है रिवार्ड की बात आई तो कोर्ट में केस गया कि इस व्यक्ति को जिसने पैम्पलेट देख के बच्चे को सही सलामत रेलवे पुलिस को सौंपा था वो रिवार्ड पाने का अधिकारी है या नहीं है। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर रिवार्ड। तो इस केस में इस व्यक्ति को इनाम पाने का अधिकारी घोषित किया गया, बताया गया कि वह इनाम पाने का अधिकारी है। Because he searched out the young boy after knowing the proposal, क्योंकि पहले वह प्रपोजल देखा, जनरल ऑफर था, उसके बाद जो है बच्चे को ढूंढ के रेलवे पुलिस को सौंपा था, तो इसलिए जो है प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ है। अगला केस हम लोग देखते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। In this case, the defendant offered to pay 501 rupees for by hand bill to anyone discovering the lost boy. The servant of the defendant came to know of this offer only when he had already traced the missing child, and had informed the defendant. His action to recover the reward was failed. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में जस्ट अपोजिट हुआ था। इसमें एक इंसान का बच्चा खोया हुआ था, उसने ऑफर किया कि जो कोई बच्चा खोज के लाएगा उसको 501 रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन जब नौकर घर से निकल चुका था उसके बाद घर वालों ने ऑफर बनाया, ऐसा इनाम घोषित किया कि जो बच्चे की सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा 501 रुपये का। चूँकि इस ऑफर के बारे में उस नौकर को कोई जानकारी नहीं थी, उसने बच्चे को ढूंढा, घर पे लाके पहुंचाया। घर पे आने के बाद बच्चा दे देने के बाद उसे ऐसे इनाम की जानकारी हुई कि इस बच्चे को खोजने के लिए 501 रुपया इनाम रखा गया था, तो उसने इनाम की राशि के लिए क्लेम किया। इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि वह व्यक्ति, वह नौकर जो है इनाम पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि संविदा हुई ही नहीं, क्योंकि प्रपोजल का उसे नॉलेज ही नहीं था, उसे जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया है, ऐसा कोई प्रपोजल है, ऐसा कोई जनरल ऑफर बनाया गया है कि जो कोई बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपया दिया जाएगा। तो यदि उसे प्रपोजल की जानकारी नहीं हुई तो बिना जानकारी के एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है, इसलिए वह व्यक्ति उस इनाम की राशि का हकदार नहीं है। अगला केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी केस। इस केस में स्मोक बॉल कंपनी की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट दिया गया, एक विज्ञापन दिया गया कंपनसेशन के लिए कि जो कोई प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से उसकी दवा लेगा उसे इन्फ्लुएंजा या सर्दी जुकाम खांसी नहीं पकड़ेगा। एक व्यक्ति के द्वारा जो प्रिंटेड डायरेक्शन था उस दवा पे, उसके हिसाब से दवा ली गई और उसे खांसी इन्फ्लुएंजा पकड़ा, और ये था कि जिसे पकड़ लेगा इस दवा को यूज करने के बाद भी उसे कंपनी की तरफ से कंपनसेशन दिया जाएगा।
तो जब दवा यूज़ करने के बाद उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा पकड़ लिया तो उसने क्लेम किया कि वह राशि उसे दिलाई जाए। तो आइए समझते हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में क्या हुआ था। स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज द compensation money of 100 pound to the person who caught influenza after using the drugs according to the printed direction। यानी कि जो कोई प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से दवाई का यूज़ करेगा, दवा लेगा, यदि उसे दवा यूज़ करने के बाद इन्फ्लुएंजा पकड़ता है तो उसे 100 पाउंड का इनाम या कंपनसेशन कह लीजिए, कंपनसेशन दिया जाएगा। One person used the drugs according to the printed direction but caught influenza to him। एक व्यक्ति जो है वह प्रिंटेड डायरेक्शन पे दवा का यूज करता है लेकिन उसे इन्फ्लुएंजा पकड़ता है। In this case, the court held that the company is under obligation to pay the money to the person who fulfill the condition। तो इसमें कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि उस व्यक्ति के द्वारा उस दवा का यूज किया गया, जैसा जनरल ऑफर में लिखा गया था कि प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से यदि कोई दवा यूज करता है, उसके बावजूद यदि उसे इन्फ्लुएंजा पकड़ता है तो कंपनी की तरफ से उसे 100 पाउंड दिया जाएगा। उसने वैसा ही किया, फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा पकड़ा तो वहाँ वो उस कंपनसेशन, उस रकम का जो है हकदार है, उसे रकम कोर्ट के द्वारा दिलाया गया। अब समझते हैं हम लोग स्पेसिफिक ऑफर। तो जनरल ऑफर तो समझ लिए, अब समझते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक प्रपोजल क्या होता है। अ स्पेसिफिक ऑफर रेफर्स टू एन ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप्स। यानी कि स्पेसिफिक ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल और स्पेसिफिक ग्रुप्स को दिया जाता है। It can only be accepted by the individual or groups of individual to whom it is made। यानी कि यह सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा स्पेसिफिक ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा जिसको ऐसा ऑफर दिया गया है, यह किसी और व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है कि ये ऐसा ऑफर होता है जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल और स्पेसिफिक ग्रुप्स को दिया जाता है, और ये सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स का, उन्हीं इंडिविजुअल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे कि ए स्पेसिफिकली ऑफर टू बी टू बाई हिज बाइक। यानी कि एक इंसान है जो बी नामक युवक को यह कहता है कि वह उसकी बाइक खरीद ले। बी इन फर्दरेंस ऑफ दिस ऑफर एक्सेप्ट्स इट। तो जब ए दूसरे व्यक्ति को वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, और उस व्यक्ति के द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा यह एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि ए ने स्पेसिफिकली बी से कहा है कि तुम मेरी बाइक ले सकते हो, तो वह ऑफर सिर्फ बी के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जा सकेगा, किसी और के द्वारा नहीं। तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो जाता है। आइए केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। केस लॉ ऑन स्पेसिफिक ऑफर। केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स। तो आइए समझते हैं कि बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द प्लेंटिफ हैड टेकन द बिजनेस ऑफ ऑन ब्रोकेलहर्स्ट। द डिफेंडेंट यूज्ड टू हैव बिजनेस विद ब्रोकेलहर्स्ट एंड नॉट नोइंग अबाउट द चेंज in the ownership of the business, sent him an order for certain goods. The defendant came to know about the change on after receiving an invoice, at which point he had already consumed the goods। यानी कि इसमें एक व्यक्ति है जो एक व्यापारी ब्रोकेलहर्स्ट नाम के थे, उनसे वह सामान खरीदा करता था, लेकिन कुछ समय पहले जो है उसके मालिक यानी ब्रोकेलहर्स्ट की जगह पे कोई और उसने उस कंपनी को ऑक्युपाई कर लिया, उसका ऑनर बन गया। तो चूंकि इन लोगों के बीच में, ब्रोकेलहर्स्ट के बीच में पहले से जो है लेन देन हुआ करता था, और उसे नहीं पता था कि इस कंपनी का मालिक बदल गया है।
तो इसी फर्दरेंस में उसके द्वारा कुछ सामान ऑर्डर किए जाते हैं और तुरंत जो है बिना अपनी पहचान प्रकट किए कि कंपनी के मालिक में कोई परिवर्तन हुआ है, उनके द्वारा सामान की डिलीवरी कर दी जाती है। तो जब सामान की डिलीवरी कर दी जाती है तो चूंकि यह तो पहले मालिक को ही जान के सामान को ऑर्डर किए थे, उसके डिलीवरी लिए थे, जब पेमेंट की बात आई तो तब जो है उस व्यक्ति को पता चल रहा है कि ब्रोकन-हाउस की जगह यहाँ दूसरा मालिक आ गया है। तो जब उसने दाम मांगा तो वो बोला कि नहीं, हम तो यही मान के चल रहे थे कि भाई कंपनी का जो है मेरे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट थे, आपके साथ तो थे नहीं, और मेरा पहले से ही उनके पास कुछ बकाया पैसा था, तो इस दाम को मैं उसके साथ सेटअप कर रहा हूँ और मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और इस केस में कोर्ट ने भी यही कहा कि ये चूंकि स्पेसिफिक मान के जो है अपना ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस इन लोगों का होता था, इसलिए दूसरा व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है। इन दिस केस द डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड to pay the price as he had set off against the original owner for which the plaintiff sued him. In this case, the judges gave a unanimous judgment holding the defendant not liable, यानी कि उसमें डिफेंडेंट को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। Pollock CB held that the rule of law is clear. If you intend to contract with A, B cannot substitute himself as A without your consent and to your disadvantage. यानी कहने का मतलब यह था कि यदि वह व्यक्ति उस पहले वाले मालिक को जानकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब आप उसकी जगह नहीं ले सकते हैं किसी भी कीमत पर बिना उसके सहमति के। And it was held that whenever a person makes a contract with a specific personality, a specific party, so to say, for writing a book, for painting a picture, or for any personal service, or if there is any set off due from any party, no one has the authority to come in and maintain that he is the party contracted with. यानी कि ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जैसे किसी से कोई सामान लेना, राइटिंग के लिए बुक देना, पेंटिंग के लिए कोई पिक्चर देना, तो ये सारी पर्सनल कैपेसिटी से ही कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इस केस में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी जगह आकर यह नहीं कह सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा करता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अतः यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए जो है उसे पेमेंट नहीं मिला। तो ये हम लोगों ने समझा जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, दोनों पर अच्छे से केस लॉ भी हम लोग देखें। अभी प्रपोजल का लेक्चर और चलेगा, तो हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।